हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यू के बारे में। बच्चों, आप जानते हैं कि जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और आज के इस वीडियो में 2001 से लेकर के 2021 यानी पिछले 20-21 सालों के सारे क्वेश्चन जो कि नीट एग्जामिनेशन में, ऑल इंडिया पीएमटी एंड एम्स एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मान करके चलिए कि जो नीट या जेई का एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके अंदर शॉर्ट आप क्वेश्चन सही करके आएंगे, क्योंकि हमें केवल आंसर नहीं बताना है बल्कि आपको क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होता है वो सिखाना है कि आखिर उसमें कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों दो स्ट्रक्चर आपको दे रखी हैं और इन दोनों में रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, पहली वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें नेगेटिव चार्ज के ऑल्टरनेट पर यानी कॉन्जुगेशन पर पाई बॉन्ड नजर आ रहा है। तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है और जब आप रेजोनेंस करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करोगे। जैसे ही इस तरह से इलेक्ट्रॉन को मूव किया जाएगा तो चेक करिए बच्चों, यही स्ट्रक्चर बनेगी। यस, यानी कि जो रेजोनेंस की कंडीशन होती हैं, रूल होती हैं, उसको ये जस्टिफाई कर रहा है और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसके अंदर आपको 3 कंपाउंड दे रखे हैं। नंबर 1 है एनिलीन, नंबर 2 है बेंजीन और नंबर 3 है नाइट्रोबेंजीन। और आपको बोला जा रहा है कि इन कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन अगर करवाया जाए तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा वो आखिर क्या आएगा। तो सबसे पहले बच्चों कंसेप्ट की बात आपसे करना चाहूंगा कि जब भी ईएसआर आपको निकालनी होती है तो ईएसआर के अंदर ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा करके फायदा करेगा और इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हुए नुकसान करेगा। ठीक है ना। अब एनिलीन की अगर अपन बात करें तो एनिलीन के अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा हुआ है और NH2 का लोन पेयर की वजह से क्या लगेगा, +M। जो बेंजीन है इसको तो आप रेफरेंस मॉलिक्यूल मान करके चलिए और जो नाइट्रोबेंजीन है इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका विड्रॉइंग इफेक्ट यानी कि -M लगेगा। तो सीधा सीधा ट्रेंड नजर आ गया होगा। +M वाला सबसे आगे आएगा यानी कि फर्स्ट सबसे आगे देखिए आराम से, उसके बाद आ जाएगा सेकंड, उसके बाद आ जाएगा थर्ड। तो ये नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो उसी को सही आंसर माना जाए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही बेसिक सवाल है जिसके अंदर एसिडिक नेचर आपसे पूछा जा रहा है कुछ एलिमेंट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। क्या क्या कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे रखा है, एल्कोहल और वाटर आपको दे रखा है और टर्मिनल एल्काइंस आपको दिए हुए हैं। तो बच्चों पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको देखना होता है कि हाइड्रोजन किस प्रकार के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो जो एल्काइंस होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन sp कार्बन से जुड़ा हुआ है और sp कार्बन का En कितना है 3.25, जो कि ऑक्सीजन से तो कम है, यानी इसकी एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर अपन बात करते हैं तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं या फिर आप एनाइन बना करके बताइए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के एनाइन के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल होता है जो कि एल्कोहल या वाटर के कॉन्जुगेटेड बेस में या एनाइन में पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स वाई मैं कह सकता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाएगा। अब 2 कंपाउंड बचे HOH और ROH, और इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ROH में एज ए डिफरेंस R का +I लगेगा और आप जानते हैं कि +I तो एसिडिक नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एल्कोहल जो है वो पानी से भी वीक एसिडिक माने जाएंगे। तो आपका जो परफेक्टली आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है बेसिक नेचर वीकेस्ट यानी कि मिनिमम किस में है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि कहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन रेजोनेंस ओरिएंटेड करके दिए जाते हैं जिसके चांसेस ज्यादा मेरे हिसाब से रहते हैं। तो बड़े ध्यान से अगर आप देखें तो इसको एक बार एक्सपांड कर लो यार, ये एमीन नहीं है, ये तो अमाइड है। तो जैसे ही
एक्सपांशन आप करोगे तो आराम से आपको समझ में आएगा कि इसमें लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस कर रहा है, जबकि बाकी सब में तो लोन पेयर लोकलाइज्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रिलेटिवली कम मानी जाएगी और इसीलिए इसकी बेसिक नेचर सबसे कम यहां पर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको पहचानना है और ये बच्चों एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नॉर्मली वो होते हैं जो बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली जुड़े हुए हों और उसके ऊपर लोन पेयर हो ताकि वो अपना प्लस एम कर सके, या फिर एल्किल ग्रुप हो जो अपना प्लस ए या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सके। तो ध्यान से देखिएगा, COOH तो माइनस एम वाला ग्रुप है, COCH3 भी माइनस एम वाला ग्रुप हो गया, साइनाइड भी पाई बॉन्ड की वजह से माइनस एम वाला ग्रुप हो गया, लेकिन इसके अंदर बच्चों लोन पेयर है और ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो वही प्लस एम एग्जैक्टली करता क्या है कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है और इसीलिए इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ एसिड्स आपको दे रखे हैं और आपको पहचानना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यहां पर कौन सा होगा। कौन कौन से मेंबर हैं? तो बच्चों एक तो आपको दिया हुआ है एसिटिक एसिड और एक आपको दिया हुआ है बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले इन दोनों की अगर बात कर लें तो आपको पता है कि एसिटिक एसिड में तो मिथाइल का प्लस आई लगता है, जबकि बेंजोइक एसिड के अंदर फिनाइल का माइनस आई माना जाता है। तो इन दोनों की अगर मैं बात कर लूं तो ये वाला लेस एसिडिक होगा और ये वाला मोर एसिडिक रहेगा, लेकिन आगे बेंजोइक एसिड को मॉडिफाइड कर रखा है और बेंजोइक एसिड को अगर मॉडिफाइड कर रखा है तो हो सकता है एसिडिक नेचर और ज्यादा हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, मेटा पोजीशन पर आपको बोला जा रहा है कि मिथॉक्सी जोड़िए, तो ऑक्सीजन की वजह से इसका माना जाएगा माइनस आई, और आप जानते हैं मेटा पर रेजोनेंस तो काम करेगा नहीं। अब वही मिथॉक्सी पैरा पर जुड़ा हुआ है तो बच्चों इसका इफेक्ट काम करेगा प्लस एम वाला। तो ये तो बच्चों एसिडिक नेचर के लिए नॉट फेवरेबल हो गया, लेकिन ये फेवरेबल हो गया। तो बेंजोइक एसिड में माइनस आई लग जाने से एसिडिक नेचर बढ़ गई, तो दैट्स वाई इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 माना जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आपसे बोला जा रहा है लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, सारे के सारे हेलोएल्केन्स आपको दिए हुए हैं। तो कंसेप्ट शायद आपके दिमाग में आ गया हो कि अगर एक हेलोजन ऐसा है जो पार्शियल डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है रेजोनेंस करते हुए, तो उसी को अपन इनर्ट या लीस्ट रिएक्टिव मान करके चलते हैं। तो देखिए आराम से, यस यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जबकि यहां पर सिंगल बॉन्ड है। इसमें भी चेक कर लीजिए सिंगल बॉन्ड है, और बच्चों इसमें भी आप चेक कर लीजिए सिंगल बॉन्ड है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है, और आप जानते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड क्या कहता है, झुकेगा नहीं साला, टूटेगा नहीं साला, यानी कुल मिलाकर के इसको नॉट रिप्लेसेबल क्लोरीन मानते हुए फर्स्ट आंसर आप टिक कर दीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें आपसे बोला जा रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आखिर कौन सा होगा। तो बेसिक नेचर निकालते समय अगेन नाइट्रोजन के लोन पेयर पर आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा। तो जैसे ही नाइट्रोजन के लोन पेयर पर कॉन्सेंट्रेट आप कर रहे हैं तो आपको नजर आया कि यार दो ऑप्शन तो ऐसे हैं जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, तो ये तो बेसिक नेचर कम वाले हुए, हमें तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पहचानना है। अब दो ऑप्शन आपके सामने बचे जिन दोनों में लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड। लिख देता हूं एक बार, लोकलाइज्ड लोन पेयर, और यहां पर भी लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड। अब लोकलाइज्ड के अलावा और क्या है वो देखो, और क्या है जब आप देखोगे तो बेटा ये जो नाइट्रोजन है ये तो है sp2 नाइट्रोजन, यस और नो, और इसी तरह से ये जो नाइट्रोजन है ये है बच्चों sp3 नाइट्रोजन, यस और नो। अब आप जानते हैं कि sp3 के अंदर जो नाइट्रोजन होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी एस कैरेक्टर कम होने की वजह से, और En अगर कम होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी यानी बेसिक नेचर विल बी हायर। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 3 जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें आपसे बोला हुआ है हाईएस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जो ऑप्शंस हैं इसमें आपको कुछ एसिड्स दे रखे हैं। ओके ध्यान से देखिएगा, ये है फिनॉल जिसके अंदर आप जानते हैं H+ हटाओगे फिनॉक्साइड बनाओगे, अच्छा खासा रेजोनेंस आपको नजर आएगा। ये एल्कोहल है जिसमें आप H+ हटा करके भी अगर देखोगे तो एक सिंपल सा एल्कोक्साइड आई नजर आएगा,
और ये एल्काइन है जिसमें भी कॉन्जुगेटेड बेस बनाने पर लोकलाइज नेगेटिव नजर आएगा। लेकिन बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, N पॉजिटिव से, नाइट्रोजन से नहीं, N पॉजिटिव से, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज्यादा है ना। और आप जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ेगा तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा आएगी। तो इसी बिहाफ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फोर्थ माना जाएगा। बच्चों आप इसको ऐसे भी समझा सकते हैं कि एक प्रकार का सॉल्ट है और ये सॉल्ट कैसे बनेगा, ये सॉल्ट बनेगा मिथाइलेमीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर से। और आप जानते हैं कि जो HCl होता है ये तो इनऑर्गेनिक एसिड है और इसीलिए इसकी जो बेसिक नेचर होगी ना एसिडिक नेचर जो होगी HCl की ये हो जाएगी सबसे ज्यादा, है ना। तो ऐसे भी आप इसको बता सकते हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 एक सदाबहार क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस मैं हर साल मान के चलता हूं, एरोमेटिक कंपाउंड्स विल बी। तो एरोमेटिक कंपाउंड की शर्त क्या है, पहली शर्त साइक्लिक रेजोनेंस होना जरूरी है और दूसरी शर्त सिंपलेस्ट तरीके में अगर बोलूं तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं ये होने चाहिए ऑड नंबर में। सर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर में केवल पाई बॉन्ड लेने होते हैं, ना 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 ना, पाई बॉन्ड भी लेने होते हैं और उसके साथ साथ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लेने होते हैं, है ना। रेजोनेंस करने वाला लोन पेयर या रेजोनेंस करने वाला नेगेटिव चार्ज आप इसमें कंसीडर करते हैं। तो आइए चेक करते हैं। आई थिंक साइक्लिक रेजोनेंस तो चारों ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो अब मेन रोल किसका हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का। तो बच्चों इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कितना है 1, ये वाला, तो ये एरोमेटिक हो गया। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है 2, तो ये एरोमेटिक नहीं है। इसके अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है 2, तो ये भी बच्चों एरोमेटिक नहीं है। उसके अंदर बच्चों ये भी तो रेजोनेंस करेगा और ये जब रेजोनेंस करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितना हो जाएगा 2, यानी इसको भी एरोमेटिक आप नहीं मान सकते। इवन ये ध्यान रखिए बच्चों कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इवन नंबर में आ जाए और साइक्लिक रेजोनेंस है तो इनको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये ऑल इंडिया पीएमटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटेन। कुछ कार्बोकेटेन आपको दिए जा रहे हैं और उसकी स्टेबिलिटी आपको पहचाननी है कि सबसे ज्यादा स्टेबल आखिर कार्बोकेटेन कौन सा होगा। बहुत ही सीधा सा स्टैंडर्ड सा टिप्स पे रहने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आपको एलिफेटिक कार्बन चेन दी जाए विदाउट एनी फंक्शनल ग्रुप तो सीधा सा रूल चलता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर प्लस ही काफी ज्यादा लगता है, एज वेल एज अड़ोसी पड़ोसी वाले जो मिथाइल होते हैं उसका हाइपर कॉन्जुगेशन काफी ज्यादा लगता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कुछ एसिड्स आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कि मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इनमें से कौन सा है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में तो फिनॉल आपके सामने है और यहां पर एक एल्कोहल आपके सामने है। तो एक बेसिक रूल आप जानते ही हैं कि अगर नॉर्मल एल्कोहल दिया जाए और फिनॉल दिए जाएं तो फिनॉल की एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। रीजन वही कि फिनॉल से जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसमें रेजोनेंस होगा। तो आप ऑप्शन नंबर 4 को तो इग्नोर कर लीजिए। अब 1, 2, 3 की जब आपस में कंपैरिजन आप करोगे तो फिनॉल को तो आप रेफरेंस मानो, इसकी तुलना में आपको मिथाइल जोड़ करके दिया हुआ है तो इसका प्लस आई एज वेल एज प्लस आई पर लगेगा जो एसिडिक नेचर के लिए नॉट फेवरेबल है। जबकि यहां पर नाइट्रो ग्रुप है जिसका -m एज वेल एज -i लगेगा जो कि एसिडिक नेचर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो इस क्वेश्चन का अल्टीमेटली जो आंसर जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 1 जाना चाहिए। मुझे पता है आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ये तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, सर इसके अंदर तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सर इसकी एसिडिक नेचर तो कम होनी चाहिए। अरे रुको यार, एसिडिक नेचर कम होनी चाहिए किससे, पैरा नाइट्रोफिनॉल से, करेक्ट है। लेकिन यहां पर आप केवल इसकी तुलना बाकी से अगर करोगे ना तो बेटा इसके अंदर -m है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा डोमिनेटिंग माना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसके अंदर 2 कंपाउंड आपको दिए जा रहे हैं और उसकी बेसिक नेचर का जो रीजन है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए एक बार तो उन दोनों कंपाउंड्स को लिख लेते हैं। बच्चों एक तो है पिरिडीन। तो पिरिडीन क्या होता है, पिरिडीन के अंदर होती है बच्चों 6 मेंबर रिंग
और जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर हो गई होगा, और आप कंसेप्चुअली जानते हैं कि ये वाला जो लोन पेयर होता है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यानी ये लोकलाइज रहेगा। और दूसरा वाला जो कंपाउंड है ये है ट्राई इथाइल एमीन, इसको भी लिख लेते हैं एक बार। तो ये है बच्चों ट्राई इथाइल एमीन, दिस वन, ठीक है ना। यहां पर भी बच्चों नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं ले रहा है, तो ये लोकलाइज है, यानी दोनों ही लोकलाइज लोन पेयर आपको दे रखे हैं। अब यहां पे साफ साफ बता रखा है कि जो पिरिडीन है उसकी बेसिक नेचर कम है, ऐसा क्यों? तो सोचो, ऑप्शन पढ़ करके क्यों सोचो, आप खुद सोचो। एक साफ साफ डिफरेंस यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि यार ये जो नाइट्रोजन है ना ये sp2 है, जबकि ये वाली जो नाइट्रोजन है ये sp3 है। तो sp2 के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और En अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है जो बेसिक नेचर होगी वो कम मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन शुड बी द रीजन। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। एरोमेटिक करेक्टर, एरोमेटिसिटी से क्या मतलब हुए यहाँ पे, लोन पेयर तो भाग नहीं ले रहा है एरोमेटिसिटी में। नाइट्रोजन इन पिरिडीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। पिरिडीन इज अ साइक्लिक सिस्टम, लोन पेयर नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज, ना डीलोकलाइज तो बोलना ही गलत है। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, इसका जो आंसर जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 2 जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपसे बोला हुआ है मोर बेसिक देन एनिलीन, एनिलीन से ज्यादा क्षारीय सामर्थ्य वाला कंपाउंड आपको पहचानना है। अब बच्चों एनिलीन के अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा होता है, डीलोकलाइज्ड, ठीक है ना। तो यहां पर या तो लोकलाइज लोन पेयर वाला आंसर जाएगा, या फिर एनिलीन में प्लस एम या प्लस आई जोड़ करके दिया जाए तो वो आंसर जा सकता है। आइए ऑप्शन देखें। पहले वाले कंपाउंड में आपके सामने है डाइफिनाइल एमीन, तो भैया डाइफिनाइल एमीन में तो दोनों साइड से रेजोनेंस होगा, यानी बेसिक नेचर तो और कम हो जाएगी। ट्राइफिनाइल एमीन, ओ माय गॉड, ट्राइफिनाइल एमीन में तो नाइट्रोजन का लोन पेयर तीनों साइड से रेजोनेंस करेगा, तो अगेन बेसिक नेचर डिक्रीज ही होगी। पैरा नाइट्रो एनिलीन लिख के बताता हूं एक बार आपको, ये तो हो जाएगा बच्चों एनिलीन और ये हो जाएगा नाइट्रो, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों नाइट्रो का -m लगेगा, और -m तो फेवरेबल नहीं है, और ये है एक जाना पहचाना सा सबका फेवरेट ऑप्शन बेंजिलेमीन। और ध्यान से देखिएगा इसके अंदर बच्चों नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड, यानी कि रेजोनेंस नहीं करेगा। तो जैसा मैंने अभी कंसेप्चुअली आपको बताया था उसी बिहाफ पर आपका जो आंसर है फर्स्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें बच्चों कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, और आपसे बोला जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन। तो देखिए बच्चों सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट है वो आप समझिएगा। जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ये होता है बच्चों यहां पर, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन में जब आप NAR करते हैं तो अटैक होता है यहां पर। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यार ये जो अटैक है ये किस पे डिपेंड करेगा, तो हम बोलते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, ठीक है ना। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफाइल आसानी से आएगा। अब सोचिएगा एज अ कॉन्सेप्ट अगर मैं बात कर लूं कि मान लीजिए आपने प्लस आई वाला ग्रुप जोड़ दिया, तो प्लस आई वाला ग्रुप तो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और अगर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो कम हो जाएगा। यानी यहां पर ये माना जाएगा कि अगर आप -I वाले या -M वाले ग्रुप, जनरलाइज बात कर रहा हूं, जोड़ेंगे तो वो फेवरेबल रहेंगे, लेकिन अगर आपने +I या +M वाले ग्रुप जोड़े तो वो यहां पर फेवरेबल नहीं रहेंगे, ठीक है ना। यानी +I अगर है तो वो सबसे कम होना चाहिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखिए सब में +I है लेकिन सबसे कम किस में है, फोर्थ वाले ऑप्शन में। तो दैट्स व्हाई बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे हिसाब से फोर्थ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कुछ एसिड दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उसको पहचानिए। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। एक तो एसिटिक एसिड है, उसके अलावा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव आपको दे रखे हैं। तो सीधा सीधा -I का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। यहां पर अपन बोलेंगे -I, और फ्लोरीन की तो EN भी ज्यादा होती है तो -I सबसे ज्यादा। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा -I कम हो जाएगा, और यहां पर -I और कम हो जाएगा, और यहां पर तो -I नहीं है।
तो एज पर द रूल हमें पता है कि जो एसिडिक नेचर होती है ये -i के प्रोपोर्शनल है और +i के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी बिहाफ पर इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो थर्ड जाना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में आपको हैलाइट दे रखे हैं और आपसे बोला जा रहा है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए बच्चों की न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अगर आप सेम ग्रुप एलिमेंट में निकालते हैं तो इसको डायरेक्टली आप साइज से रिलेट कर सकते हैं। तो एज अ कॉन्सेप्ट आप यहां पर फॉलो करिएगा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज गिवन बाय साइज और रिलेशन क्या है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। सर कौन सा सॉल्वेंट मान करके चलें, तो बेटा कुछ नहीं बोला जाता है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मान करके चलें। सर साइज से क्या फर्क पड़ता है, तो बेसिकली आइडिया ये होता है कि अगर मान लीजिए आप बिगर साइज लेंगे, जैसे यहां की अगर बात कर लूं तो मान लीजिए आपने आयोडाइड लिया, तो आयोडाइड का साइज काफी बड़ा है तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बना पाएगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो नेगेटिव चार्ज अटैक करने के लिए ज्यादा अवेलेबल रहेगा और इसलिए उसको स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लॉजिकली केमिस्ट्री अगर पढ़ोगे ना तो कभी भी आपके आंसर गलत नहीं जाएंगे और जो कंसेप्ट है वो एक लॉन्ग लास्टिंग वे में आपके माइंड में सेट होते चले। तो आपका जो आंसर है ये हो जाएगा क्लोराइड सबसे पीछे और आयोडाइड सबसे आगे, बिल्कुल एक रेगुलर ट्रेंड में, और ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो वही आंसर आप टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की रिएक्टिविटी पूछी जा रही है, तो आइए डायरेक्टली कर लेते हैं, सदाबहार क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। जो बेंजीन है इसको मान लीजिए रेफरेंस, टोल्यूवीन के अंदर मिथाइल जुड़ा हुआ है और मिथाइल जब जुड़ेगा तो इसका क्या लगेगा बच्चों, +i एज वेल एज +i पर। क्लोरोबेंजीन के अंदर क्लोरीन जुड़ा हुआ है और क्लोरीन के अंदर आप लेते हैं -i जो इसके +m से डोमिनेटिंग होता है, और फिनॉल के अंदर तो OH जुड़ा हुआ है और OH के अंदर आप लेते हैं +m जो उसके -i से डोमिनेटिंग माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी, ऑब्वियसली फिनॉल में, OH की वजह से, तो D आएगा सबसे आगे। बच्चों इसके बाद आ जाएगा टोल्यूवीन, क्योंकि इसमें भी एक एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो D के बाद आना चाहिए B, और ये तो डीएक्टिवेटिंग हो गया -i लीड करने की वजह से, तो C चला जाएगा सबसे पीछे, और ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। देखिए बच्चों जीओसी के अंदर जो सबसे फेमस टॉपिक होते हैं ना वो यही होते हैं, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR और कभी कभार इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी। तो इसीलिए आपको इन 20 सालों के क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा नजर आएंगे, और हमने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, ऑथेंटिसिटी है, और इसलिए क्वेश्चन आपको जैसे आए हैं एज इट इज नजर आ रहे होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साहब किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो भैया OH का +m, इसके अंदर -i डोमिनेटिंग, CH2OH, तो OH रेजोनेंस नहीं कर रहा तो आप इसका -i ले पाओगे, +m तो ले नहीं पाओगे, और यहां तो -m है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप केवल एक ही है फिनॉल वाले में, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है फर्स्ट टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें बच्चों कार्ब एनायन आपको दे रखे हैं और आपसे स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो जिस प्रकार के कार्ब एनायन है उसमें सबसे पहले तो एक सीधा सा रूल ध्यान रखिए बच्चों, क्या, नेगेटिव ऑन मोर En विल बी मोर स्टेबल। ओके, नेगेटिव ऑन मोर En विल बी मोर स्टेबल। तो ध्यान से देखिए, ये sp कार्बन है यानी मैक्सिमम En वाला, ये sp3 कार्बन है यानी कि मिनिमम En वाला, और ये हो जाएंगे बच्चों आपके सामने sp2 कार्बन वाले। तो एक ट्रेंड आपको समझ में आया होगा। अब दिक्कत ये है कि यार B और C को कैसे कंपेयर करें, तो ध्यान से देखिए डियर, यहां पर सारे के सारे कार्बन sp2 हैं। जब सारे के सारे कार्बन sp2 हैं तो En बराबर होगी, तो आप किसी भी एक के ऊपर दूसरे का +i या -i नहीं लगा पाओगे, इनके आपस में इंडक्टिव जीरो माना जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव के लिए डेल्टा En होना जरूरी है। जबकि इसकी अगर बात कर लो तो इसमें तो sp3 कार्बन नजर आ रहे हैं, जिसका ऑब्वियस ही बात है +i लगेगा, वो कार्ब एनायन में जब +i लगता है तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है ना। यानी आप समझ गए होंगे कि जो B और C है उसमें C वाला थोड़ा सा पीछे जाएगा, यानी एक रेगुलर ट्रेंड मिल गया, तो आपका जो आंसर है मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में थर्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर आपसे बेसिक स्ट्रेंथ निकालने को बोला जा रहा है।
अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें तो सीधा सीधा स्टेबिलिटी की बात हो रही थी, यहां पर बेसिक नेचर आपसे निकालने को बोला जा रहा है। तो बच्चों बेसिक नेचर का रूल क्या है? बेसिक नेचर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको पहचानने में आ ही रहा होगा कि ये sp कार्बन है तो इसकी En हो जाएगी सबसे ज्यादा, ठीक है ना। और इसी तरह से इसकी अगर बात कर लूं तो ये sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी सबसे कम। तो बच्चों जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है उसकी बेसिक नेचर सबसे ज्यादा, लैंग्वेज का हमेशा ध्यान रखिए। तो सबसे आगे तो आएगा A, उसके बाद आ जाएगा B, और सबसे लास्ट में आ जाएगा C, यानी इसका आंसर सेकंड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, इसके अंदर बच्चों कुछ कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं और एसिडिक करेक्टर का जो ऑर्डर है वो आपसे पूछा जा रहा है। मैं चाहूंगा कि एक बार कंपाउंड स्ट्रक्चरली आपको लिख के बता दो। तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है ये तो है साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी साइक्लोहेक्सेन के ऊपर OH। अगला कंपाउंड है एसिटिक एसिड, बहुत ही फेमस है, अभी ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन में आप कर भी चुके हैं। तीसरा वाला जो कंपाउंड है ये है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यस, यानी कि एक तरह से पिक्रिक एसिड। तो ये हो गया बच्चों 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और एक आपको दे रखा है फिनॉल। तो बच्चों पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिए बच्चों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एसिडिक नेचर की बात की जाती है तो सबसे आगे आता है पिक्रिक एसिड, क्योंकि फिनॉल के ऊपर आपने 3 नाइट्रो ग्रुप जोड़े हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो जब 3 बार एसिडिक नेचर बढ़ेगी तो इसका जो वैल्यू होता है मैथमेटिकली वो इतना ज्यादा हो जाता है कि इवन कार्बोक्सिलिक एसिड भी उसको लीड नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से जो थर्ड है वो आना चाहिए सबसे आगे, है ना। और रिमेनिंग की अगर बात कर लूं तो आप जानते ही हैं कि फिनॉक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल होता है एसीटेट आयन, क्योंकि एसीटेट आयन में इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो जाएगा, O- ही बनाएगा, समझ रहे हो ना। अरे लिख के देख लिया करो यार। देखिए मैं बार बार आपको कहते हूं कि मेमोरी में कुछ नहीं रखना है, आपको तो कंसेप्ट सिखाते हैं और वो कंसेप्ट बस सीखते चलो, ठीक है ना। तो इसका जो एनायन बनेगा उसमें तो O-C- बनेगा, यानी कि नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, जबकि इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो अगर अपन सेकंड वर्सेस फोर्थ की बात कर लें तो सेकंड वाला आगे आएगा एज कंपेयर टू द फोर्थ, और ये तो सिंपल सा एल्कोहल है, और सिंपल सा एल्कोहल तो ऑब्वियसली एक वीक एसिड माना जाएगा, तो इसको आप सबसे पीछे रखिएगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो आंसर आ रहा है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट एसिडिक नेचर, फटाफट से टिक करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। फिनॉल, और फिनॉल के सामने तो नहीं है, लिख देता हूं रेस्ट ऑल आर एल्कोहल। बाकी सारे के सारे जो कंपाउंड है इसमें बच्चों sp3 कार्बन पर OH है, और एल्कोहल के एसिडिक नेचर फिनॉल से हमेशा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ये बच्चों 2010 ऑल इंडिया पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, दो ग्रुप दे रखे हैं, तो दोनों में से जो ज्यादा डोमिनेटिंग है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर OH जिसका प्लस M लगेगा, यहां पर NHCOCH3 जिसका प्लस M लगेगा, और बच्चों यहां पर OCH3 जिसका अगेन प्लस M लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो प्लस M होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, तो प्लस M वीक हो जाएगा, ठीक है ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से या बाई डायरेक्शनल रेजोनेंस की वजह से। और OH और OR में आपको पता है कि OH का जो प्लस M होता है ये OR के तुलना में काफी ज्यादा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे NH2 का प्लस M NHR या NR2 से ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा प्लस M है फर्स्ट में, और प्लस M ही चाहिए था, तो दैट्स वाई यहां पर जो आंसर होगा ये फर्स्ट माना जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, इसके अंदर एसिडिटी यानी कि एसिडिक नेचर आपसे पूछा जा रहा है। आइए बिना स्ट्रक्चर बनाए सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टाइम बचेगा वरना वीडियो अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा। ये रेफरेंस हो गया, मिथाइल कहीं भी आप जोड़ लीजिए प्लस आई तो लगना ही लगना है। मेटा पोजीशन पर नाइट्रो, ध्यान से पढ़ना बच्चों, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो, तो नाइट्रो का माइनस M नहीं, मेटा है तो केवल और केवल माइनस आई। और यहां पर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो,
और पैरा पोजीशन है तो -m ऑब्वियसली वर्क करेगा। तो एसिडिक नेचर -m वाले में आएगी सबसे ज्यादा। अच्छा, डी सबसे आगे एक में ही है तो फिर ठीक है, सोचना कि आप टिक कर दीजिए फटाफट से ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर? ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो भैया इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? जिसके पास ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं और जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार, इश्क, मोहब्बत यानी कि लव करता है, उसी को इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो H3O+ में कंप्लीट ऑक्टेट है ना? अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता कहां है? ये तो इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता। बाकी सब में आपको वैकेंट p ऑर्बिटल नजर आ रहा होगा, और इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये सेकंड सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहां पे आपसे पूछा हुआ है बच्चों pKa, और ऐसे क्वेश्चन पुराने सालों में अक्सर एम्स में आते रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर बच्चों बस इतना सा है क्या कि जो Ka होता है उसका अपोजिट आपको करना होता है, बस ये आप ध्यान रखिए, है ना? क्योंकि pKa क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ K, और नेगेटिव साइन आ जाने की वजह से ऑब्वियसली बात है Ka का अपोजिट आपको यहां पर करना होता है। हमारी और ऑब्वियसली आदत है ऑर्गेनिक के अंदर Ka यानी एसिडिक नेचर निकालने की, तो मैं एडवाइस यही करूंगा कि आप एसिडिक नेचर सोचो और बाद में उसका उल्टा कर लो। तो आइए पहले मैं आपसे Ka की बात करना चाहूंगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। अब डिफरेंस पकड़ लेते हैं। इवन आप एक काम करो यार, इजी बनाऊं तो आप इसको तो रेफरेंस मान लो, ठीक है ना? अब इसकी तुलना जब इससे करोगे तो भैया एक H के बदले मिथाइल आ गया तो प्लस आई लगेगा। इसकी तुलना जब इससे करोगे तो भैया फिनाइल में तो माइनस आई है, रेजोनेंस तो ये कर नहीं पा रहा बीच में CH2 आने की वजह से, और यहां पर आपको दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन, तो इसका माइनस आई लगेगा, और ऑब्वियसली बात है फिनाइल से ज्यादा लगेगा क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन से काफी ज्यादा होगी। तो अगर मैं एसिडिक नेचर की बात कर लूं तो मेरे हिसाब से 4th आएगा सबसे आगे, फिर आ जाएगा 3, एसिडिक नेचर की बात हो रही है ध्यान रखना, फिर आ जाएगा रेफरेंस, और सबसे लास्ट में आ जाएगा प्लस आई वाला, क्योंकि प्लस आई तो एसिडिक नेचर को कम करेगा। तो ये तो है Ka का ऑर्डर, और आपको बनाना है pKa, तो इसका उल्टा कर लो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। 2 1 3 4 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो बच्चों वही आंसर यहां पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2010 में भी आया हुआ है, तो वही आंसर टिक कर दीजिएगा, कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। OH है, और OH का जो प्लस M होता है ये OCH3 से या NaCO से ज्यादा होगा, तो इसलिए ये ESR के लिए ज्यादा फेवरेबल माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 अगेन एक NCERT से उठा करके दिया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट बेसिक कंपाउंड। तो ध्यान से देखो, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल, इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल, और इवन इसमें तो दो साइड से रेजोनेंस पॉसिबल, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड। ये कंपाउंड क्या है? बेंजिलेमीन। तो ऑब्वियसली बात है इसकी बेसिक नेचर आ जाएगी सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 30 इसके अंदर बच्चों pKb आपसे पूछा जा रहा है, और वही जैसा मैंने बोला ना एम्स के क्वेश्चन है, लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। तो जो pKb होता है ये बच्चों अगेन Kb के होता है अपोजिट, ठीक है ना? तो अपन एज यूजुअल पहले Kb निकाल लेते हैं और Kb का अपोजिट कर लेंगे, और Kb का मतलब क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो है लोकलाइज्ड लोन पेयर वाला कंपाउंड, जबकि बाकी सब में रेजोनेंस हो रहा है, तो 3 आ जाएगा सबसे आगे। अब बाकी की अगर बात कर लूं तो मिथॉक्सी का प्लस M, मिथाइल का प्लस I एज वेल एज प्लस I पर, और क्लोरीन के अंदर डोमिनेटिंग होता है इसका माइनस I। तो बेसिक नेचर के अंदर प्लस M फेवरेबल है, तो ये आ गया नंबर 1। इसके बाद आ जाएगा नंबर 2, और सबसे लास्ट में आ जाएगा नॉट फेवरेबल वाला यानी कि 4। तो ये तो बच्चों बेसिक नेचर का ऑर्डर हुआ। आपको pKb निकालना है तो इसका अपोजिट करिएगा, यानी 4 2 1 3 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, 4 2 1 3 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर है ये 4 तो आना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 31, इसके अंदर बच्चों PKA आपसे पूछा जा रहा है, एम्स 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगेन कंसेप्ट बार बार बताने की आवश्यकता तो आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अपन एसिडिक नेचर निकाल लेते हैं और एसिडिक नेचर का अपोजिट करेंगे, इस बात को भूलिएगा नहीं। कई बार जल्दबाजी में स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या करते हैं कि के निकालते हैं और वही टिक करके आ जाते हैं, वो काम आपको यहाँ पर नहीं करना है। तो सारे के सारे फिनोलिक कंपाउंड है। अब फिनोलिक कंपाउंड में मिथॉक्सी जोड़ा हुआ है मेटा पर, तो इसका प्लस एम तो लगेगा नहीं, तो आप इसका माइनस आई लेके चलें। यहाँ पर मिथाइल है तो आप इसका प्लस आई एज वेल एज प्लस आई पर लेकर के चलें। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है तो बच्चों उसका माइनस एम काम करेगा, और यहाँ पर क्लोरीन है तो इसका डोमिनेटिंग माइनस आई काम करेगा। तो एसिडिक नेचर में सबसे ज्यादा फेवरेबल तो हो जाएगा माइनस एम, ठीक है ना। तो माइनस एम कहाँ पर है, थर्ड वाले में, तो थर्ड आ जाएगा सबसे आगे। इसके बाद अगर मैं फर्स्ट वर्सेस फोर्थ की बात करता हूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, यानी कि इसका माइनस आई ज्यादा होना चाहिए, और माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा, तो 1 आ जाएगा आगे, फिर आ जाएगा 4, और प्लस आई वाला तो पीछे जाना ही है ना। तो जो सेकंड है इसको आप सबसे पीछे लेकर के चलिए। ये तो आया है के ए का आंसर, और आपको पी के निकालना है तो इसका अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट हो जाएगा 2413, 2413, और ये नजर आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका जो आंसर है वही होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये ऑल इंडिया पीएमटी प्रीलियम में आया हुआ है 2012 में, और इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको निकालनी है। स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता शायद नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल से नाम है। यहां पर बोला हुआ बच्चों ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, तो 3 क्लोरो अगर जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है 3 क्लोरीन का माइनस आई लगेगा। यहां पर है बच्चों ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, तो यहां पर भी माइनस आई लगेगा। यहां पर है बच्चों एसिटिक एसिड और यहां पर है फॉर्मिक एसिड, तो अगर आप फॉर्मिक एसिड को रेफरेंस मानते हैं तो एसिटिक एसिड के अंदर मिथाइल एक्स्ट्रा है, और मिथाइल अगर एक्स्ट्रा है तो उस मिथाइल का क्या लगेगा, प्लस आई। अब माइनस आई वाले दो हैं तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन की ईएन ज्यादा होती है तो उसका जो माइनस आई होगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। अब एसिडिक नेचर में रूल याद है ना, भूलना नहीं है। बहुत मतलब आज आपका इतना बार रिवाइज हो जाएगा ना कि आप भूलना चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, माइनस आई सबसे ज्यादा किस में है, बी वाले कंपाउंड में, और उसके बाद है ए वाले में, तो बी और उसके बाद ए। और सी और डी की अगर बात कर लें तो भैया ये तो लेस एसिडिक हो गया, तो डी और सी में डी आगे और सी पीछे, तो दैट्स वाई आपका जो आंसर ये थर्ड आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान से लैंग्वेज पढ़िएगा। पीकेए इंक्रीजेज इन बेंजोइक एसिड, सब्स्टिट्यूएंट एक्स बॉन्डेड एट पैरा पोजिशन, देन एक्स विल बी। आपसे बोला हुआ है पीकेए इंक्रीजेस, है ना, तो पीकेए इंक्रीजेस का मतलब हो गया के डिक्रीजेस, है ना। अब के कब डिक्रीज होगा, के कब डिक्रीज होगा, तो अपना कंसेप्ट हो जाएगा कि या तो प्लस एम वाला या प्लस आई वाला ग्रुप जोड़ दिया जाए, क्योंकि माइनस एम या माइनस आई तो प्रोपोर्शनल होते हैं ना, आपको तो डिक्रीज करना है। तो अगर प्लस एम या प्लस आई वाला ग्रुप जोड़ा जाए पैरा पोजीशन पर बेंजोइक एसिड के, तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। आइए फंक्शनल ग्रुप को देखें। COOH तो माइनस एम लगाएगा पाई बॉन्ड की वजह से, ये भी माइनस एम, साइनाइड में भी पाई बॉन्ड है तो माइनस एम, लेकिन ये लोन पेयर वाला ग्रुप है तो ये क्या अप्लाई करेगा, प्लस एम। तो बस टिक कर दीजिए आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा सा लैंग्वेज ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सिंपल है, एक बार में समझ में आएगा। द रेडिकल दिस इज एरोमेटिक बिकॉज, है ना, एक बेंजाइल फ्री रेडिकल आपको दिया हुआ है और आपसे बोला हुआ है कि भैया ये एरोमेटिक है क्यों। तो ध्यान से देखो यार, एरोमेटिक क्यों है या कौन है, तो जवाब ये है। सोच के बताना कि यार इसका एरोमेटिसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन है। CH2 डॉट नहीं भी होता तो भी एरोमेटिक था, CH2 डॉट की जगह CH2 प्लस या CH2 माइनस आ जाता तो भी एरोमेटिक है। यानी कि आपसे एरोमेटिसिटी के पीछे राज पूछा हुआ है, तो भैया एरोमेटिसिटी के पीछे राज क्या, बेंजीन रिंग। और आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग में कार्बन कितने हैं, 6, तो पी ऑर्बिटल कितने माने जाएंगे, 6। तो भैया 7 की तो बात करना बेवकूफी हो गया, ठीक है ना। तो पहली बात तो 6 पी ऑर्बिटल मान करके चलिए। अब होता क्या है बच्चों कि जब आप इसमें फ्री रेडिकल के साथ रेजोनेंस करवाओगे तो एट अ टाइम
एवरी कार्बन पे डॉट बनाया जा सकता है डबल बॉन्ड के हिसाब से, लेकिन अगेन काउंट तो बेंजीन वाली होंगे ना, इसलिए 7 बोलना अगेन गलत, 6 बोलना ओके है। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर सेकंड माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसके अंदर बच्चों कुछ कीटो एंड इनोल आपको दे रखे हैं और स्टेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है, तो ध्यान से देखें। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये तो है आपके सामने कीटो, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है आपके सामने डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH यानी कि इनोल, और ये भी क्या है, इनोल। अब अपन ध्यान से देखें, ये वाला जो इनोल है इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जो कि ऑब्वियसली फेवरेबल होती है। इसकी अगर बात कर लूं तो इसके अंदर दो चीजें बच्चों ध्यान से नोट करिएगा, एक तो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके अलावा इसमें बच्चों 2 पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट नजर आ रहे हैं, है ना, तो अपन इसको बोलेंगे पाई पाई रेजोनेंस, है ना। अब आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कि यार अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या पाई पाई रेजोनेंस इनोल में नहीं होता तब तो कीटो ज्यादा स्टेबल होता, जैसे नॉर्मल एग्जांपल में होते हैं, लेकिन यहां पर ये दोनों ही फैक्टर ऐसे हैं जो स्टेबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, और इसलिए इस तरह के एग्जांपल में इनोल ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। तो आइए अब ऑप्शन की तरफ आ जाए। थर्ड सबसे आगे आना है तो कंफर्म है, और थर्ड सबसे आगे अरे एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो इसी को आप सही मान करके चलिएगा। अब कुछ बच्चों की यहाँ पर क्वेरीज रहती हैं, क्योंकि आपको पता है मैं तो 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में भी पढ़ा चुका हूँ, ऑनलाइन में भी पढ़ा चुका हूँ, और अभी यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ। तो कई बच्चों का ये ऑब्जेक्शन रहता है कि सर सेकंड और फर्स्ट में तो सेकंड आगे आना चाहिए तो जवाब है सही, लेकिन बेटा ऑब्जेक्टिव में कई बार ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना ही पड़ता है। तो यहां पर ठीक है थर्ड सबसे आगे एक में था इसलिए वो आंसर है, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन होता 3, 1, 2 वाला तो ऑब्वियसली उसको अपन इससे ज्यादा बेटर मान करके चलते। क्वेश्चन नंबर 36 PKB यानी कि एम्स का क्वेश्चन है ना। ऐसे अब मत सोचिएगा, क्योंकि अब तो आपको केवल नीट का एग्जाम देना है, और उसी नीट के एग्जाम में जब आप बहुत अच्छा करके आओगे तो डेफिनेटली एम्स के कॉलेजेस आपको मिलेंगे, अलग से एम्स का एग्जाम आजकल नहीं होता है। तो PKB आपको निकालना है, तो मैं एज यूजुअल पहले KB की बात करूंगा, है ना, बेसिक नेचर की बात करूंगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तो है रेजोनेंस करने वाला, लेकिन बाकी सब तो लोकलाइज्ड है ना। और ध्यान से देखो यार, ये तो मिथाइल के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन है ना। मिथाइल के साथ 1 डिग्री, मिथाइल के साथ 2 डिग्री और मिथाइल के साथ 3 डिग्री। और इसके अंदर जब अपन बेसिक नेचर निकालते हैं तो ये डीलोकलाइज वाले से तो ज्यादा होने ही हैं, लेकिन इनका जब आपस में कंपैरिजन करोगे ना तो इसके अंदर एक ट्रिक आप याद रखिए, जिसको हम बोलते हैं 213 213, है ना। तो 213 का मतलब हो जाता है कि जो 2 डिग्री एमीन है ये आएगा सबसे आगे, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, लेकिन यहाँ पे जो सीरियल नंबर उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो पहले 2 डिग्री वाला आएगा, यानी कि ये हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फिर 1 डिग्री वाला आएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फिर 3 डिग्री वाला आएगा तो 3 डिग्री है ऑप्शन नंबर 4 में, और सबसे लास्ट में रेजोनेंस वाला तो ये सबसे पीछे। तो ये तो हो गया आपका KB का आंसर। अब KB का अपोजिट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1423, 1423 ये नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, तो बस फर्स्ट आंसर यहां पर टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इसके अंदर बच्चों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकालने को बोला जा रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन इज गिवन बाय +m and +i and which are directly proportional and -m as well as -i, but these are inversely proportional। तो आइए जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कौन सा इफेक्ट लगना चाहिए उसको ध्यान से देखिएगा। मेटा पोजीशन पर मिथॉक्सी, मेटा तो रेजोनेंस तो काम नहीं करेगा तो आप -i लीजिए। पैरा पोजीशन पर मिथॉक्सी तो इसका +m हो जाएगा, इसको आप रेफरेंस मान करके चलें। और यहां पर नाइट्रो है पैरा पर तो इसका -m होगा। तो बस सीधा सा फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया B, और बाकी दोनों तो डिस्टेबलाइज होंगे तो B के बाद आ जाएगा C। ओके, बाकी दोनों की अगर बात कर लो तो -m मिनिमम स्टेबिलिटी करेगा, यानी कि D आना चाहिए सबसे पीछे, और D सबसे पीछे आपको इसमें दिया हुआ है, यानी ओवरऑल ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 38, इसमें सीधे सीधे बच्चों बेसिक नेचर आपसे पूछी जा रही है। एक तो है आपके सामने मिथाइलेमीन यानी कि लोकलाइज वाला केस, एक है आपके सामने बेंजिलेमीन यानी कि अगेन लोकलाइज वाला केस। ठीक है, तो इनका एक ग्रुप बना लेते हैं। यहां पर बच्चों दोनों ही एनिलीन है, और एनिलीन के अंदर आप जानते हैं कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है यह कैसा होता है, डीलोकलाइज्ड। तो इसका एक ग्रुप बना लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि लोकलाइज वाले की बेसिक नेचर डीलोकलाइज वाले से हमेशा ज्यादा मानी जाती है। अब फर्स्ट और सेकंड की आपस में जब तुलना करोगे तो भैया फिनाइल एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है और फिनाइल का क्या लगेगा, -i, यानी फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट आगे आएगा एज कंपेयर टू सेकंड। ठीक है ना। तो वैसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बट ठीक है, बाकी में भी कमेंट डेफिनेटली करना बनता है। पैरा पे मिथॉक्सी, तो भैया पैरा पर है तो +m लगेगा और यहां पर -i लगेगा। तो +m बेसिक नेचर में फेवरेबल है, तो 3 और 4 में से 3 वाले को ज्यादा बेसिक मान के चले। क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान से पढ़िए बच्चों। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आयोनाइजेशन शेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जब आयोनाइजेशन होगा तो ईगन रूल के हिसाब से बच्चों कार्बन पे प्लस आ जाएगा। तो एक बार आयोनाइजेशन कर लेते हैं, कार्बन पे प्लस लगा करके सोचें। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ऐसा कौन सा कार्बोकेटाइन है जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, केवल एक ही है, दैट इज बेंजिल कार्बोकेटाइन। और आप जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन या +i से काफी ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है रेजोनेंस। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें बोला हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, यानी ऐसा कौन सा फ्री रेडिकल है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। अब देखिए बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन की पहले तो जो शर्त है वो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बच्चों ऑल्टरनेट होने चाहिए, कॉन्जुगेशन पे होने चाहिए, तभी जाकर के हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, और इसके अंदर ऐसा है। आप यहां से CH लीजिए, ये इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेगा, तो आपका जो आंसर आएगा ये ओनली थर्ड जाएगा, और ओनली थर्ड आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 है ना। ये याद रखिए बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस से या मेसोमेरिक से अलग है, और ये वाली जो स्पीसीज हैं इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है बट हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, Which of the given compounds can exhibit tautomerism? तो टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, एक्टिव हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, है ना। जो अक्सर अल्फा होता है, लेकिन कभी कभार अल्फा के अलावा भी हो सकता है। तो आप मेन चीज एक्टिव हाइड्रोजन दिमाग में रखिए कि अगर एक्टिव हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म वहां पर हो सकती है। आइए चेक कर लें। ऑप्शन नंबर 1 में सीधा सीधा अल्फा वाला हाइड्रोजन एक्टिव नजर आ रहा है, और आप जानते हैं ये यहां आएगा, फिर ये यहां आएगा, और अल्टीमेटली ये यहां आ जाएगा, तो कीटो इनोल में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी वैसे हाइड्रोजन अवेलेबल है अल्फा वाला, तो बिल्कुल उसी तरह से बच्चों इसमें भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगी। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर इंटरेस्टिंग है, जो 2015 में इनिशियली पूछा गया था। अब इसके अंदर बच्चों इन दोनों साइड से तो टॉटोमेरिज्म हो नहीं सकती, क्योंकि यहां पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और ये तो sp2 कार्बन है, sp2 वाला हाइड्रोजन तो एक्टिव नहीं होता। लेकिन सोचिएगा कि यार अगर एक पल के लिए इस वाले हाइड्रोजन को लिया जाए, जो ऑब्वियसली अल्फा नहीं है बल्कि गामा वाला हाइड्रोजन है, लेकिन आप कंसेप्ट लगाओ यार, कंसेप्ट क्या होता है कि क्या ये एक्टिव है। सोचो, H+ हटाया, नेगेटिव लाया, अब ये नेगेटिव रेजोनेंस करके यहां आएगा, और ये नेगेटिव तो वापस से रेजोनेंस कर लेगा। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो नेगेटिव है ये चल करके रेजोनेंस करके वो नेगेटिव बना सकता है, और जैसे वो नेगेटिव बनेगा तो ओ नेगेटिव प्रोटॉन को बोलेगा आजा आजा, वो प्रोटॉन खींचा चला जाएगा, और कुल मिलाकर के यहां पर भी इनॉल फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो कुल मिला के तीनों ऑप्शन सेटिस्फैक्ट्री हैं, और इसलिए आपका आंसर जाएगा फर्स्ट, सेकंड एज वेल एज थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये कंपाउंड है, लिख देता हूं एक बार कंपाउंड, है ना, क्योंकि आप सीधे सीधे एरो देखोगे तो घबरा नहीं जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है।
पीसी सर आपके साथ हैं तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सफर है ये काफी आसान रहने वाला है। ओके, तो आपको बच्चों एक एलाइलिक क्लोराइड दिया जा रहा है और आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप इसमें एनएसआर करते हैं, है ना, आप इसमें एनएसआर करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर बनेगा या पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा। अब आप बच्चों बड़े ध्यान से देखना कि यार इसके अंदर जब एनएसआर होती है तो ये कहलाती है SN1 रिएक्शन, और आप जानते हैं कि SN1 के अंदर पहले इसको तोड़ा जाता है, फिर यहाँ पे प्लस लाया जाता है और ये प्लस रेजोनेंस कर लेगा तो ठीक है, वो प्लस चल करके यहाँ पर भी आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं यही चीज आपको चेक करनी है जो एक ही साथ आपको बता रखी है। आइए चेक करें, इस बॉन्ड को तोड़ रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कैसे जाएंगे भाई, ये तो गलत हो गया। इस बॉन्ड को तोड़ रखा है, यहाँ पे प्लस आएगा और प्लस को इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, एज वेल एज प्लस आई भी लगा रखा है, प्लस आई भी लगेगा यार, ठीक है, तो ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। बाकी की भी बात कर लें, इस बॉन्ड को तोड़ा ही नहीं तो भैया एनएसआर हो गए तो बॉन्ड पहले तो यही टूटेगा ना, और इसमें इस बॉन्ड को तोड़ दिया लेकिन रेजोनेंस की बात नहीं करी, केवल प्लस आई की बात करी, तो रेजोनेंस भी आपको लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सेकंड इज द परफेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए बच्चों, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बोला जा रहा है और नॉट करेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, गलत आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग स्पीसीज। न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो जो नेगेटिव स्पीसीज होंगी वही न्यूक्लियोफाइल मानी जाएंगी, है ना। तो आराम से पढ़िएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स, तो ये तो सही हो गया। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, नॉट इलेक्ट्रॉन सीटिंग, ये भी सही हो गया। न्यूक्लियोफाइल इज अ लेविस एसिड, ना 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 ना, लेविस एसिड जो होते हैं वो तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से, तो ये गलत हो गया, यानी ये आंसर हो गया। और अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, ऑब्वियसली नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो दिए जा सकते हैं, तो ये भी अमोनिया न्यूक्लियोफाइल होता है, करेक्ट। तो आपका यहां पे जो आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इसके अंदर बच्चों KB यानी बेसिक नेचर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आइए ऑप्शन देखें, ये तो बेंजाइलमीन है जिसमें लोन पे लोकलाइज्ड है, ये एनिलीन है जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, ये इथाइलेमीन है जिसमें लोकलाइज्ड है, और ये एसिटामाइड है जिसमें लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, ऐसे। तो सबसे पहले तो लोकलाइज वालों को ले लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 आगे आएंगे। अब 1 और 3 की आपस में जब तुलना करोगे, जैसा अर्लियर भी डिस्कस हो चुका है, तो बच्चों मिथाइल का तो प्लस आई और ये जो फिनाइल है इस फिनाइल का माइनस आई, दैट्स वाई 3 और 1 में से 3 वाला मोर बेसिक माना जाएगा, ठीक है ना। तो 3 सबसे आगे और उसके पीछे आ जाएगा 1, ये तो परफेक्ट हो गया। अब बच्चे कुछ दोनों में भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जरूर बताऊंगा आपको। देखिए यहां पर जब आप रेजोनेंस करते हैं तो क्या बनता है, C नेगेटिव, और यहां पर जब आप रेजोनेंस करते हैं तो क्या बनता है, O नेगेटिव। और आपको बेसिक नेचर निकालनी है, और आप जानते हैं बेसिक नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंडेंट होती है, तो कार्बन की En कम है, दैट्स वाई इसकी बेसिक नेचर इस वाले केस से ज्यादा मानी जाएगी। यानी सेकंड और फोर्थ की अगर आप बात करोगे ना, तो बच्चों सेकंड वाला आगे आएगा एज कंपेयर टू फोर्थ, तो इसीलिए इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, इसके अंदर बच्चों pKa आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एज यूजुअल अपन Ka की बात करेंगे, और यहां पे बड़े हल्के फुल्के से ऑप्शन दिए जा रहे हैं क्योंकि सारे के सारे एल्कोहल हैं, है ना। तो सारे के सारे एल्कोहल हैं तो आप इसको रेफरेंस मान लीजिए। यहां पर एज अ डिफरेंस एक मिथाइल ज्यादा है तो इसका प्लस आई लगा दीजिए, और यहां पर 2 मिथाइल एक्स्ट्रा आ गए तो इन दोनों का प्लस आई लगा दीजिए। तो आप जानते हैं कि प्लस आई लगने से एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है, तो अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करता हूं तो फर्स्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद सेकंड और थर्ड हो जाएगा वीकेस्ट। लेकिन ये तो एसिडिक नेचर है और आपसे pKa पूछा हुआ है, तो इसका बच्चों अपोजिट आंसर आएगा, इस बात को माइंड में क्लियर रखिएगा। तो ऑप्शन पढ़िए, 3 to 1 होना चाहिए और 3 to 1 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, तो थर्ड आंसर यहां पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, बेंजोइक एसिड और फिनॉल एक साथ दे रखे हैं और एसिडिक नेचर का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। तो अगेन बच्चों, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको 2 ग्रुप बना करके समझाया था, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है।
एक फैमिली तो होगी बेंजोइक एसिड और एक फैमिली होगी फिनॉल। और अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिलीज होती हैं वो फिनॉल से ज्यादा अच्छा एसिड माना जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है जो कि फिनॉक्साइड आयन में नहीं होता। यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाले आने चाहिए आगे और ये जाने चाहिए पीछे। सबसे पहले तो उस बात का आप ध्यान रखिए। अब फर्स्ट और सेकंड का आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं तो इसका प्लस एम लगेगा जबकि इसका प्लस आई लगेगा। तो दोनों ही एसिडिक नेचर को थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करेंगे, लेकिन प्लस एम में एसिडिक नेचर में जो डिक्रीमेंट है वो ज्यादा होगा। यानी फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड वाला मोर एसिडिक माना जाएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके हिसाब से देखें, सेकंड और फर्स्ट में सेकंड आ गया। ठीक है। और ऐसे बच्चों इन दोनों की अगर बात कर लें तो यहाँ पे आप प्लस आई ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर तो नाइट्रो है, इसका माइनस एम लगेगा और ये माइनस एम एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, है ना। इसकी तुलना में काफी ज्यादा बढ़ाएगा, बेंजोइक एसिड से आगे नहीं। तो 3 और 4 में 4 वाला आगे आएगा, जो कि अगेन इसी ऑप्शन में सही नजर आ रहा है। तो दैट्स व्हाई बच्चों थर्ड आंसर यहां पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 लैंग्वेज में डरावना लग रहा है, लेकिन आप पढ़ो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन वैसे भी बायो वगैरह में आप करते हैं तो आप ऑलरेडी हैबिचुअल हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन। ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है। आइए पढ़ते हैं। अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रेट्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इनॉल। अरे भैया, अल्फा हाइड्रोजन की ही वजह से जो कीटो होता है वो इनॉल बनाता है, और कीटो इनॉल इक्विलिब्रियम में रहते हैं, आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। यही टोटोमिज्म का सार होता है। तो ये बोल रहा है नेवर, तो ये गलत हो गया। सेकंड पढ़िए बच्चों। अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इनॉल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रियम। अरे बाबा, ये क्या है? एल्डिहाइड कीटोन तो दोनों ही कीटो हैं, इनॉल कहां बोला? तो ये भी गलत हो गया। और आगे चलें। A carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol and this process is not as carbonylation। ना 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 ना, कार्बोनाइलेशन तो चीज ही अलग है। और यहाँ पे बोला हुआ है सेम लैंग्वेज के साथ कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, जो कि परफेक्ट है। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इसके अंदर बच्चों एक कंपाउंड है एराइल एमीन, और उसकी बेसिक नेचर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है। तो बच्चों एराइल एमीन क्या होता है? एराइल का मतलब हो गया एरोमेटिक सिस्टम। तो आप बेंजीन ले लीजिए और उस पर NH2 जोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट पकड़ रहा है। आइए पढ़ते हैं। एराइल एमीन आर जनरली लेस बेसिक देन एल्किल एमीन बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड बाय इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग बाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बिल्कुल सही है ना। एराइल एमीन लेस बेसिक होती है। एराइल एमीन आर मोर बेसिक ना 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 ना, मोर बेसिक नहीं होती बाबा, लेस बेसिक होती। तो आपका जो आंसर है वो फर्स्ट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ओरिएंटेड, इस पे स्टार मेरी तरफ से लगाइएगा। इन पायरोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन। तो पहले तो बच्चों आप ये समझिए कि यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का करना क्या है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह के सिस्टम में बोली जाती है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मतलब होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने एनिलीन में तो पढ़ रखा है, फिनॉल में पढ़ रखा है। वहां पर आप लोग क्या करते हैं, NH2 या OH का प्लस एम लगा देते हैं, ऑर्थोपेरा पे नजर आ जाता है तो वहीं से आप वर्बली पकड़ लेते हैं कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जब नाइट्रोजन का प्लस एम लगाओगे ना तो सारे के सारे सेंटर पे 2, 3, 4, 5 पे बराबर से आएगा, और इसलिए आप डायरेक्टली यहां पर आंसर नहीं निकाल सकते। अब डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते तो फिर क्या करें? तो भैया थोड़ा सा मैकेनिज्म यूज कर लो, और मैकेनिज्म का मतलब ये है कि आप अटैक करवाइए, बनने वाला कार्बोकेटाइन बनाइए और उसकी स्टेबिलिटी को सोचिए। आइए मैं बताता हूं कैसे। अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है वो बच्चों सेंटर नंबर 2 पर करवाया जाए, ध्यान से मेरी बात समझना। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सेंटर नंबर 2 पर करवाया जाए तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ऐसा बनेगा। देखो आराम से, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया,
पाई बॉन्ड तोड़ करके, तो यहां पर प्लस बचा हुआ है और ये डबल बॉन्ड है और इसका लोन पेयर एज इट इज। अब इस कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस के बारे में सोचें तो ये वाला पॉजिटिव रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव वापस से रेजोनेंस कर लेगा ऐसे, ठीक है। अब दूसरी वाली जो सिचुएशन है उसको भी एक बार कंसीडर करते हैं। कलर चेंज कर देता हूं यहां पे। सोचिए कि अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जुड़ता तो, है ना बच्चों, 2 और 5 एक जैसा बनाएगा और 3 और 4 एक जैसा बनाएगा, ठीक है। तो आइए अब इसकी बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सेंटर नंबर 3 पर सपोज जुड़े, तो यहां पर प्लस आ जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर एज इट इज। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसकी स्टेबिलिटी के बारे में सोचें या इसके रेजोनेंस के बारे में सोचें तो ये ऐसे रेजोनेंस कर लेगा, परफेक्ट। लेकिन बच्चों अब ये जो प्लस होगा ना नाइट्रोजन के ऊपर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये यहां से तो रेजोनेंस कर नहीं पाएगा क्योंकि पॉजिटिव में ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए रेजोनेंस करने के लिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इन दोनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में सोचो, तो आराम से आप बोलोगे कि सर पहला वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू सेकंड कार्बोकेटाइन क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन कम है। तो अगर यहां पर अटैक करने से बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन इसी पाथ को फॉलो करेगी और यहां पर अटैक होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां यानी 2 और 5 पर मैक्सिमम मानी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से जो आंसर जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 2 जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगी? और बच्चों यहां पर जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो है बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले एक बेसिक रूल दिमाग में क्लियर रखिए बच्चों, जिसको बोला जाता है ब्रिट्स रूल। ब्रिट्स रूल ये कहता है कि जो ब्रिजेड कार्बन होता है उस पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर इनोल बनाते समय ब्रिजेड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया तो ऐसा इनोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइए बात करते हैं। इसके अंदर आप सपोज यहां से हाइड्रोजन लेकर के टॉटोमेरिज्म करें, सपोज करें, तो ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा और ये यहां पे आएगा, तो ब्रिजेड पे डबल बॉन्ड आएगा यानी कि टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं मानी जाएगी। सिमिलरली इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन तो यहीं पर है, तो अगर आप यहां से टॉटोमेरिज्म करना चाहोगे तो ब्रिजेड पे डबल बॉन्ड आएगा तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन बच्चों इसके अंदर थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर आप ब्रिजेड वाले हाइड्रोजन को छोड़िए बल्कि यहां से हाइड्रोजन लीजिए और इसका जो इनोल होगा ना वो एक्सेप्टेबल बनेगा क्योंकि ब्रिजेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आया। तो क्वेश्चन था कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, हमारा आंसर है थर्ड ओनली, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रेंथ, है ना, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले को तो आप रेफरेंस मान लीजिए। अब सेकंड और थर्ड की अगर बात कर लूं तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो -I, अरे यहां पर भी ऑक्सीजन है तो -I। अब आप ध्यान से देखिए डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि सेकंड वाले में COOH और ऑक्सीजन के बीच में 2 कार्बन है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अरे 2 किलोमीटर मत बोलो यार, 2 कार्बन बोलो। ऐसे ही इसकी अगर बात कर लूं तो COOH और ऑक्सीजन के बीच में 3 किलोमीटर की, अरे नहीं 3 कार्बन की डिस्टेंस है, तो भैया डिस्टेंस कम होगी तो -I ज्यादा लगेगा और -I जितना ज्यादा लगेगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा, यानी आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 231 और 231 नजर आ रहा है मुझे ऑप्शन नंबर 4 में, तो वही आंसर यहां पर सुटेबल माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 एम्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है जिसके अंदर सीधी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी भी है। आइए कंपाउंड कैसे हैं ध्यान से देखें। कार्बोक्सिलिक एसिड सभी में नजर आ रहे हैं लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ जोड़ा हुआ है, तो यहां पर जोड़ा हुआ है बच्चों विनाइल। बच्चों ये उस तरह का कंपाउंड है जैसे बेंजोइक एसिड होता है ना, तो बेंजोइक एसिड में फिनाइल के साथ COOH होता है, यहां पर विनाइल है। तो बेंजोइक एसिड में भी आपको हमने बता रखा है कि आप -I लिया करिए और उसी तरह से यहां पर भी विनाइल का आप -I लिया करिए क्योंकि इसका जो रेजोनेंस होगा ना वो एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा क्योंकि COOH तो ऑलरेडी COO- वाले इक्विवेलेंट रेजोनेंस में मस्त है, तो वहां पर ये वाला रेजोनेंस बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन या इंटरफेरेंस नहीं कर पाता।
यहां पर विनाइल के बदले इथाइल दिया हुआ है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, आप सीधा सीधा प्लस आई लेके चलें। लेकिन यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप दे दिया। अब ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो पहले यहां डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और यही डिस्टर्बेंस COO माइनस में अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर देगा, है ना। तो इसका जो प्लस एम होगा इसको बच्चों आप अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर अपन एसिडिक नेचर की बात कर लें तो माइनस आई तो फेवरेबल हो गया, जबकि प्लस एम नॉट फेवरेबल हो गया। तो आपका जो आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आना चाहिए। आइए नीट 2017 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 के तहत विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यानी कि एसिडिक नेचर और Ka का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है और बड़े हल्के फुल्के से ऑप्शन दिए हुए हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। एल्काइंस के अंदर sp कार्बन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 या sp2 से ज्यादा होगा, उसकी En ज्यादा, दैट्स व्हाई एल्काइन की एसिडिक नेचर, टर्मिनल एल्काइन के एसिडिक नेचर एल्केन या एल्कीन से हमेशा ज्यादा। तो आइए ऑप्शन पढ़े। एल्कीन, एल्केन पीछे आने चाहिए, एल्काइंस आगे आने चाहिए, और इन दोनों की जब तुलना करोगे तो यहां पर थोड़ा सा प्लस आई लगेगा जो एसिडिक नेचर को थोड़ा सा कम कर देगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से फर्स्ट आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आपने एसिडिक नेचर के, आराम से आप समझ जाओगे। फिनॉल, 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 पिक्रिक एसिड, ऑब्वियसली पिक्रिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर जो माइनस एम लग रहा है वो है मैक्सिमम, और माइनस एम जब 3 बार लगेगा तो ऑब्वियसली बात है एसिडिक नेचर काफी ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन द गिवन कंपाउंड। हाँ जी, तो देखिए बच्चों, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि 20 साल के क्वेश्चन कर लेने से इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जो थोड़ा सा रिपीटिशन होता है ना उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पे नजर आने लगा होगा। तो आइए देखें, सारे के सारे एनिलीन हैं, लेकिन यहां पर माइनस एम है और यहां पर प्लस आई या प्लस आई पर है। तो बेसिक नेचर माइनस एम से तो कम हो जाएगी, लेकिन प्लस आई या प्लस आई पर से बढ़ेगी। तो थर्ड आना चाहिए सबसे आगे। ओके, इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट, और सबसे लास्ट में आ जाएगा माइनस एम वाला, यानी कि थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफाइल इज। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में सत्य वचन यानी करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। अरे बाबा, इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज एंड कैन फॉर्म, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव भी तो होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड by accepting a pair of electron from the nucleophile। बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है, तो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो थर्ड टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, इसके अंदर बच्चों कुछ कंपाउंड है और आपसे pKa पूछा जा रहा है, और अगेन एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिडिक नेचर के बारे में, और सारे के सारे फिनॉल हैं जो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फेमस भी है। तो यहां पर माइनस एम, इसको अपन मान लेते हैं रेफरेंस मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा बच्चों मेटा। तो मेटा पे हाइपर नहीं लगेगा, केवल और केवल प्लस आई लगेगा, और ये भी मेटा है, तो यहां पर प्लस एम की बात मत करना, केवल और केवल माइनस आई की बात करना। तो एसिडिक नेचर माइनस एम से सबसे ज्यादा बढ़ेगी, इसके बाद बच्चों माइनस आई से बढ़ेगी, है ना, प्लस आई से तो कम हो जाएगी, तो सेकंड आगे लीजिएगा और थर्ड वाला पीछे लीजिएगा। तो ये तो है के ए का ऑर्डर, आपको पी के निकालना है तो इसका अपोजिट कर दीजिए, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 3 2 4 1। 3 2 4 1 ये नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो 3 वाला आंसर यहां पर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें पी के बी आपसे पूछा जा रहा है। तो एज यूजुअल अपन पहले बेसिक नेचर की यानी कि के बी की बात करेंगे। उसी तरह के स्ट्रक्चर हैं बच्चों, उसी तरह के। तो सबसे पहले तो आप लोकलाइज वाला ले लीजिए, यानी कि 2 आ जाएगा सबसे आगे। जो एनिलीन है इसको आप रेफरेंस मॉलिक्यूल मान करके चलिएगा। अब इसकी तुलना में जब पैरा पर मेथॉक्सी आएगा तो इसका प्लस एम और इसके अंदर डोमिनेटिंग माइनस आई मान के चलिए एज यूजुअल। तो प्लस एम वाला आगे आ जाएगा, है ना, फिर रेफरेंस ले लीजिए और फिर माइनस आई वाला ले लीजिए, क्योंकि ये बेसिक नेचर के लिए नॉट फेवरेबल है। अपोजिट कर दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 4132 4132 4132।
तो फोर्थ वाला आंसर यहां पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ, जिसके अंदर आपसे pKa पूछा जा रहा है। तो एज यूजुअल अपन Ka की बात करेंगे, लेकिन ये कुछ हटके। अब बच्चों देखिए, एसिडिक नेचर कैसे निकाली जाती है? स्टेबिलिटी ऑफ द एनाइन के आधार पर, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड बेस के आधार पर। तो H प्लस हटा देते हैं, माइनस बना लेते हैं सभी में। अब आप ध्यान से देखना और कंसेप्ट पे फोकस करना, है ना। मैंने H प्लस हटा दिया है, एनाइन बना दिया है, अब ध्यान से देखें। बच्चों इस वाले केस में साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 3 और 2 5 हो जाएंगे, तो ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक सबसे बड़ा फैक्टर है ना, पहले उसको सोचो। इसके अंदर भी साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है और इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हैं, तो ये भी एरोमेटिक है। इसकी अगर बात कर लूं तो इसमें साइक्लिक रेजोनेंस ब्रेक हो रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब ही नहीं है, तो इसको अपन मान के चलेंगे नॉन एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक बोलता हूं मैं कई बार इसको, है ना, दोनों सही। और इसकी अगर अपन बात कर लें तो भैया ये भी क्या है, साइक्लिक रेजोनेंस के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 3 यानी कि एरोमेटिक। और यार यहां तो 3 एरोमेटिक आ गए, अब कैसे डिसाइड करेंगे? तो पेशेंस रखो। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसकी तुलना में इन दोनों का साइज बड़ा है, यानी इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो स्टेबिलिटी विल बी हायर। अब इन दोनों की आपस में तुलना कैसे करें स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में? तो ध्यान से देखो बेटा, इसके अंदर कार्बन है तो आप प्लस आई माइनस आई नहीं लगा पाओगे, जबकि इसके अंदर नाइट्रोजन है तो उस नाइट्रोजन का थोड़ा सा माइनस आई लगेगा कार्बन के रेस्पेक्ट में, और माइनस आई लगेगा तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी। यानी अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहले आ गया 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4 और सबसे लास्ट में 3, और ये तो Ka का ऑर्डर है, आप इसको अपोजिट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ये नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका जो आंसर है ये 2 जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। यहां पर आपसे पूछा हुआ है pKa, तो अगेन पहले Ka निकाला जाए। ये क्या है बच्चों? एल्कोहल। ये भी क्या है? एल्कोहल। ये क्या है? एल्कोहल। और ये क्या है? फिनॉल, है ना। फैमिली वाइज डिफरेंस तो समझना ही पड़ेगा। तो आपको पता है कि फिनॉल की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, तो इसको तो आप ले लीजिए सबसे आगे। अब इन तीनों की जब आप बात करोगे तो भैया ये जो फिनाइल है इसका तो माइनस आई लगेगा, माइनस आई एसिडिक नेचर में फेवरेबल है, तो ये आ जाएगा 3। अब इन दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों में बेटा नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, लेकिन डिस्टेंस वेरिएबल है ना। प्लस आई तो एन प्रोपाइल का भी लगता है और प्लस आई आइसोप्रोपाइल का भी लगता है, लेकिन इसको ध्यान से देखो, रिलेटिवली देखो, इसके अंदर दोनों मिथाइल डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, यानी डिस्टेंस रिलेटिवली कम है, तो प्लस आई जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा माना जाएगा, और प्लस आई अगर ज्यादा है तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगी, यानी 1 और 2 में 1 वाला आगे और 2 वाला पीछे जाएगा। तो ये तो बच्चों Ka का ऑर्डर है, इसका अपोजिट कर दीजिएगा, आंसर आएगा। तो आइए ऑप्शन पढ़ें। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ, इसका ध्यान रखें, तो ये हो जाएगा 4 3 1 2 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर है ये फर्स्ट यहाँ पे आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 जो है बेटा, इसमें कुछ जनरलाइज रिएक्शंस के क्वेश्चंस भी मैंने जीओसी में लिए हुए हैं, आइए इनको भी समझिएगा। आपसे पूछा हुआ है कि एक तो इंटरमीडिएट ए है ये बताना है और एक प्रोडक्ट बी है ये बताना है, और बड़ी सिंपल से रिएक्शन है जिसमें प्रोपाइन पे वाटर का एडिशन करना है जो H2SO4 और मरकरी सल्फेट की प्रेजेंस में होता है। तो इसको सॉल्व करने का बच्चों सीधा सा तरीका है कि आप मार्कोनिकॉफ का फर्स्ट रूल लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से H2O का जो नेगेटिव पार्ट है OH वो कहाँ जाएगा? जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, ठीक है जी। तो यहां पर OH और यहां पर H जुड़ेगा, तो ये ठीक है, ये वाला ठीक है, ये गलत है और ये वाला गलत है। अब अगर A आपने सही बना लिया है जो कि एक प्रकार का इनोल है, तो आप ध्यान से देखो, इस इनोल में आपको करना क्या होता है? टॉटोमेरिज्म, और जैसे आप टॉटोमेरिज्म करोगे वो कीटो बनाएगा। तो ये तो अजीब सा ही कीटो है यार, ये कीटो थोड़ी ना है। तो आपका जो आंसर होगा फाइनली वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 62, एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें आपको बोला हुआ है कि नाइट्रेशन करना है। तो नाइट्रेशन के अंदर बच्चों NO2 पॉजिटिव अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर, और फंडामेंटली अगर बोल लूं तो ये एक प्रकार की
ESR मानी जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर मेजर आंसर क्या बनेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन से बच्चों जो की कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर दो प्रकार के ग्रुप हैं तो पहले आप ये देखिए कि उन दोनों में से ज्यादा फेवरेबल कौन है। तो आप जानते हैं कि ये तो प्लस आई या प्लस हाइपर वाला है, जबकि ये प्लस एम वाला है जो इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो अपन इसी को प्रायोरिटी देंगे। इसकी डायरेक्टिंग नेचर क्या है, ऑर्थोपैरा है ना, और ये प्रोडक्ट के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस है, तो अपन पैरा के बदले ऑर्थो वाले को प्रायोरिटी देंगे। देखिए मतलब पॉसिबल तो ये भी है, पॉसिबल ये भी है और पॉसिबल ये भी है, नो डाउट, लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों में हो पाएगी तो आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए। और इन दोनों में यहां पर बेटा स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी जब इलेक्ट्रोफाइल इंसर्ट होगा, यानी कुल मिलाकर के ये वाला सबसे ज्यादा फेवरेबल रहेगा। तो आइए बच्चों ऑप्शन देख लीजिए, और ये जो ऑप्शन है ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, तो फर्स्ट वाला आंसर यहां पर टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, इसके अंदर बच्चों एक साइक्लिक एल्काडाइईन आपको दे रखी है और इसमें आपको बोला हुआ है कि HBr के 2 मॉलिक्यूल मिलाइए। तो बच्चों ये एल्कीन का HBr से रिएक्शन है जो ओवरऑल एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। इसको आप मैकेनिज्म से कर सकते हो, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से कर सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन के हिसाब से कर सकते हो। बहुत ही सिंपल लेकिन अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दो डबल बॉन्ड आपको दे रखे हैं। ओके, तो बेटा ये जो मिथॉक्सी है इसका आप प्लस M लगा के ऐसे शिफ्टिंग कर लो, इसका प्लस I लगा करके ऐसे शिफ्टिंग कर लो, तो अल्टीमेटली ये वाला जो सेंटर होगा ना, ये वाला सेंटर प्लस बनेगा और इस पर आपको नेगेटिव पार्ट यानी कि Br जोड़ना है, तो इस बात को दिमाग में रखें। और ऐसे बच्चों यहाँ पे प्लस बना तो यहाँ पर Br जुड़ेगा, तो उसके हिसाब से फर्स्ट वाला जो आंसर है वो यहाँ पर सही नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ESR का क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है, तो आराम से देखो। नाइट्रो यानी कि -M यानी कि डीएक्टिवेटिंग, मिथाइल यानी कि प्लस I एज वेल एज प्लस हाइपर यानी कि थोड़ा सा एक्टिवेटिंग, मिथॉक्सी लोन पेयर वाला ग्रुप यानी कि प्लस M यानी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, और यहाँ पर -I विल बी डोमिनेटिंग, इसलिए इसको डीएक्टिवेटिंग माना जाएगा। तो आपका जो आंसर है ये सीधा सीधा थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 एक बहुत ही फेमस रिएक्शन का क्वेश्चन है, और रिएक्शन क्या है, राइमर-टिमान रिएक्शन है ना। कौन सी रिएक्शन है, राइमर-टिमान रिएक्शन। तो राइमर-टिमान रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, कई बच्चे रट लेते हैं, भूल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सॉल्व करना सीखो यार, मैं बताता हूं। देखिए ये आपको रिएजेंट दे रखा है ना। अब आपको यही तो समझना है कि ये रिएजेंट किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा और किस तरह से वहां पे ESR होगी। ESR करनी नहीं है, प्रोडक्ट दे ही रखा है ना, आपको तो केवल रिएजेंट सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, ये जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है सबसे पहले NaOH से। ओके, अब NaOH जो है ये एक बेस है और क्लोरोफॉर्म के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले बच्चों इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है इस तरीके से, और यहां पर बनता है CCl3 नेगेटिव। H+ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है क्या बनेगा, नेगेटिव। अब CCl3 नेगेटिव बन जाने के बाद, ध्यान से मेरी बात सुनना, CCl3 नेगेटिव बन जाने के बाद ये माना जाता है कि यहाँ पर एक स्टेरिक रिपल्शन लगेगा, और क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो होता क्या बच्चों, ये एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही अगर लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा ना, Cl नेगेटिव अगर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, जो माइनस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे, और उसी को नाम दिया जाता है डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि एक प्रकार का न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से, और वही यहां पर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल मानी जाती है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 में ये आंसर नजर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां पर आपको पहचानना है, और एक चलता फिरता कार्बोकेटाइन आपको दे रखा है और नाइट्रो ग्रुप दे रखा है। आइए कंसेप्ट देखिएगा। देखिए यहां पर रेजोनेंस करने से कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है, बस आप एक वर्किंग फैक्टर देखिए कि यार कार्बोकेटाइन के जस्ट पास में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका जो -I लगेगा ना, कम डिस्टेंस होने की वजह से काफी ज्यादा लगेगा, और -I जितना ज्यादा है स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है,
इसकी अगर बात कर लूं तो पॉजिटिव चार्ज चल करके यहां आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज चल करके यहां भी आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के नाइट्रो के ठीक सामने वाले कार्बन पर पॉजिटिव नहीं आ पाया, डिस्टेंस बना करके रखे हुए, ठीक है ना, क्योंकि रेजोनेंस तो देखिए इसमें भी हो रहा है ना, और वही रेजोनेंस इसमें भी हो जाएगा और वही रेजोनेंस इसमें भी हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी देखने वाली बात है कि जो -i है वो डिस्टेंस कम होने से मैक्स लगेगा, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज चल करके यहां पर आएगा ही आएगा, और जैसे ही पॉजिटिव नाइट्रो के पास में आ गया तो हम बोलेंगे कि -i विल बी मैक्स। तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें -i नाइट्रो का रिलेटिवली कम लग रहा है, जो स्टेबिलिटी में रिलेटिवली फेवरेबल है। क्वेश्चन नंबर 67, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा कंफ्यूजिंग रहा, क्योंकि इसमें 2 आंसर सही थे, लेकिन हमें अच्छा लगा कि फाइनली नीट ने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर 2 आंसर सही कर दिए थे, तो वही 2 आंसर हम यहाँ पर टिक करेंगे। सीधा सा क्वेश्चन है, -i का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है, और आप जानते हैं कि जो -i होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दिया जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एलिमेंट्स की आप सबको टिप्स पे याद होती है। तो देखिए आराम से, नाइट्रोजन के पीछे ऑक्सीजन गलत, ऑक्सीजन पीछे गलत, नाइट्रोजन के आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे फ्लोरीन सही है, और नाइट्रोजन के आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे फ्लोरीन सही है। तो आपका जो आंसर जाएगा ना अल्टीमेटली वो 4th चला जाएगा, 3rd एंड 4th चला जाएगा। कंफ्यूज मत होना बेटा, यहाँ पे NR2 दिया हुआ और या NH2 दिया हुआ है, लेकिन ये इंडिविजुअली अगर देखे जाए तो दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 68, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। भैया प्रोटोनेट का मतलब क्या? प्रोटोन से रिएक्शन करना, और प्रोटोन से रिएक्शन करने का मतलब क्या? एक तरह से बेसिक नेचर, है ना। कई बच्चे क्या एसिडिक नेचर समझ जाते हैं, एसिडिक नेचर होता है बच्चों डीप्रोटोनेशन, है ना, यहाँ पर प्रोटोनेशन बोला हुआ, इस बात का ध्यान रखें। बेसिक नेचर आपको निकालनी है, और आप समझ ही गए होंगे कि सर बेसिक नेचर तो रेजोनेंस से कम होगी, है ना, और डिफिकल्ट बोला हुआ है यानी कि मिनिमम पूछा हुआ है, तो आपका जो आंसर है वो 4th आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग। यानी ऐसी रिएक्शन आपको पहचाननी है जिसमें एक नॉट फेवरेबल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, या जो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा फिजिबल या कंफर्टेबल ना हो। आइए ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। बच्चों पहले वाले ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, आपको एराइल क्लोराइड दिया हुआ है और NaOH से रिएक्शन करके क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर रखा है और फाइनली सॉल्ट बना रखा है, तो ये रिएक्शन होती है ARSN। और ARSN के अंदर आपको हमने बताया था कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम चाहिए, ज्यादा नहीं कम चाहिए, जबकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज फेवरेबल नहीं है, और इसलिए बच्चों यही आंसर मुझे सही नजर आ रहा है। एक बार बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इथाइल क्लोराइड में NaOH मिलाया, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एलाइल क्लोराइड में NaOH मिलाया, अगेन परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिबल है। और ऐसे बेंजिल क्लोराइड में NaOH मिलाया तो ये भी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी आर करेक्ट, फर्स्ट आंसर सही मान के चले। क्वेश्चन नंबर 70, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग। और बच्चों ये नीट 2019 का क्वेश्चन है ना। जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं उन पे तो बहुत ज्यादा ध्यान डेफिनेटली आपको देना चाहिए। अब स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन की बात की जा रही है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यानी एक ही कैटेगरी के आपके सामने 3-3 कार्बोकेटाइन है। और इस तरह की सिचुएशन में सिंपल सी एडवाइस होती है कि आप अल्फा हाइड्रोजन पे यानी हाइपर कंजुगेशन पे पहले फोकस करें। तो इसके अंदर बच्चों अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हो जाएंगे? 3, है ना, क्योंकि यहां पर तो हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर है। इसके अंदर बच्चों अल्फा हाइड्रोजन दोनों साइड हैं 2 और 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। और इसकी अगर अपन बात कर लें तो इसके अंदर बच्चों अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हो जाएंगे? 5। आप जानते हैं अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होता है हाइपर कंजुगेशन ज्यादा माना जाता है, और हाइपर जितना ज्यादा होगा कार्बोकेटाइन में तो ऑब्वियसली बात है वो स्टेबिलिटी के लिए फेवरेबल है। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो 3rd जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, द एल्केन दैट गिव्स ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। आपको करना क्या है कि जो एल्केन दे रखे हैं उसमें हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लाना है, और ये देखना है कि केवल एक ही आंसर किसमें बन सकता है।
आइए ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ये हो गया बच्चों 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब ध्यान से सोचिएगा कि आप H की जगह Cl जब लाओगे ना, तो एक आंसर तो यहां से बनेगा, लेकिन भैया यहां पर भी तो H है, तो एक आंसर यहां से बन जाएगा। तो इसमें टोटल 2 प्रकार के आंसर पॉसिबल। नियोपेंटेन होता है बच्चों ऐसे। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखो कि ये सारे के सारे मिथाइल सिमेट्रिकल हैं, तो इसके अंदर एक ही आंसर बनेगा, है ना। तो आपका जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। ऐसे बच्चों इनको चेक कर लीजिएगा, इनमें भी एक नहीं बल्कि ज्यादा आंसर बनते हुए आपको नजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। और आपको R इज इक्वल टू मिथाइल दिया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों अर्लियर इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था, और आपको एक ट्रिक भी मैंने एडवाइस वहां पर किया था, उसी को मैं लिखूंगा। और ये क्या है 213 213। 2 का मतलब 2 डिग्री, 1 का मतलब 1 डिग्री और 3 का मतलब 3 डिग्री। तो आइए चेक करिए, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री और ये हो गया 3 डिग्री। तो ऑब्वियसली बच्चों इट शुड बी द आंसर। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि ये जो आंसर है ना, ये 2-3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, और वो फैक्टर एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो इसको आप थियोरेटिकली निकाल ही नहीं सकते, और इसलिए इसको याद करने की इस ट्रिक से आपको एडवाइस दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 नीट 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, अ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। लिख देते हैं एक बार, अच्छा रहेगा, है ना, वरना समझाऊंगा कैसे। तो ये तो है आपके सामने टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। इसको भी लिख देते हैं, ये हो गया बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ, रीजन पूछा जा रहा है, प्लस R। तो भैया मिथाइल का रेजोनेंस ना ना ना, रेजोनेंस का है यहाँ पे, माइनस R नहीं, हाइपर कंजुगेशन परफेक्ट है, और माइनस आई ऑफ मिथाइल ना ना ना, मिथाइल का माइनस आई नहीं होता है, प्लस आई होता है या प्लस आई पर होता है। तो आपका जो आंसर आएगा यहां पर ऑप्शन के हिसाब से वो थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज। बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पूछा हुआ है कार्बन हेलोजन के रेस्पेक्ट में। तो सीधा सा रूल आप ध्यान रखिए कि जब भी बॉन्ड एंथैल्पी निकाली जाती है तो इसका साइज से रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। साइज से मतलब क्या, एक तरह से बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मानी जाती है एंथैल्पी। तो आराम से देखिएगा, सबसे लॉन्गर बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, आयोडीन वाला, और आयोडीन वाला बॉन्ड अगर लॉन्गर है तो उसकी एंथैल्पी मानी जाएगी मिनिमम, है ना। पूरा ऑर्डर सही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और आयोडो के अंदर आएगा मिनिमम, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आई थिंक थर्ड वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही नजर आ रहा है। हाँ जी स्टूडेंट, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन नीट 2021 में आया हुआ आपके सामने है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन इज पेंटोइन। लिख के बताऊंगा एक बार आपको लेना है 2-ब्रोमोपेंटेन। तो बच्चों ये होता है 2-ब्रोमोपेंटेन। अब इस 2-ब्रोमोपेंटेन का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दिया जाए तो जो आंसर बन रहा है, जैसा यहां बता रखा है, ये है पेंट 2-इन। ये हो गया बच्चों पेंट 2-इन, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। तो बच्चों सबसे पहले एक थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो एक सुन लीजिए। ये तो है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो ये E2 रिएक्शन मानी जाती है। जो रिएजेंट होता है वो होता है इसमें एल्कोहलिक OH। अब यहां पर 2 प्रकार के आंसर पॉसिबल हैं, या तो ऐसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा और या फिर ऐसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। अगर ऐसे होगा तो इसको बोला जाता है सेजेफ रूल, और अगर ऐसे होगा तो इसको माना जाता है हाफमैन रूल, है ना। अब अलग अलग प्रकार के रीजन पर वो डिपेंड कर जाता है, बट अभी ये वाला आंसर आपको दे रखा है तो ये सेजेफ रूल से निर्धारित होने वाला आंसर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 जाना चाहिए। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे पिछले 20 सालों में आए हुए जीओसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको समझाए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो आपके कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
रिवाइज हो गए होंगे और आपका आने वाले एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी तरफ से आपको आने वाले एग्जामिनेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।